तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी हम लोग पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में, जो कि जम्मू में कटरा शहर है उसके त्रिकुट पर्वत पे स्थित है। और ये वो पर्वत है जहां वैष्णो देवी माता विराजमान है। तो आज इस छोटी सी यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं माता रानी की यात्रा से रिलेटेड। माता के नाम का एक जयकारा तो बनता है। बोल साचे दरबार की जय। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन, जहाँ से अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अनुराग का। वो थोड़ी देर में आएगा यहाँ पे, फिर हम निकलेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते ही हमारा सामना होता है इस लंबी सी लाइन का। और जैसे ही हम इस लाइन से निकलते हैं तो फिर इस भीड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा थी। ये खड़े हमारे अनुराग भाई। और ये हमारी ट्रेन जो अपने प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। रात का समय 10:30 बज गए हैं लगभग। थोड़ी सी लेट हमारी चल रही है ट्रेन, और अभी हम पहुंच गए हैं पानीपत रेलवे स्टेशन। यहाँ पर रुकी हुई है, थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेन रुकेगी और फिर यहाँ से चलेगी आगे की ओर, जो कि अगला स्टेशन हमारा रहेगा अम्बाला। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जहां का मौसम कुछ अद्भुत नज़ारे बिखेर रहा था। हल्की हल्की धुंध इस रेलवे स्टेशन को और भी सुंदर बना रहा था। और थोड़ा देर यहाँ एंजॉय करने के बाद हमारी जो ट्रेन है वो भी चल पड़ी। दोस्तों, जो हमारे व्यूवर्स के बेसिक से सवाल होते हैं कि कब हम ये यात्रा कर सकते हैं, वो यही है कि आप कभी भी इस यात्रा को कर सकते हो। 12 के 12 महीने ये खुली रहती है। दिन में भी ये यात्रा चलती रहती है, रात में भी ये यात्रा चलती रहती है। बस जब भी आप इस यात्रा पे आएँ, अपने साथ कुछ गर्म कपड़े जरूर ले आए, क्योंकि रात के समय पे यहाँ पर ठंड जो होती है वो कई बार हो जाती है। अब पहुँच गए हम वैष्णो देवी कटरा में। देख सकते हैं आप स्टेशन का व्यू। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अभी भी आई है ट्रेन। अब हम निकलेंगे यहाँ से अपनी पर्ची के लिए पहले, जो कि अब टैग है। अभी हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लिया है, और रजिस्ट्रेशन कार्ड हमें ज़रूरी होता है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। क्योंकि पहले ये यात्रा पर्ची चलती थी, अब वो यात्रा पर्ची हटा दी गई है। उसकी जगह अभी रजिस्ट्रेशन कार्ड ही यूज़ होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए आप देखना, मेरे पीछे भीड़ लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, यही रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है। और ये जो रेलवे स्टेशन है उससे आप जैसे अंदर आएंगे थोड़ा सा, उसके बाद आपको ईजिली मिल जाएगा और आप यहाँ से अपना। और ये है कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य, जिसमें निकलती हुई भीड़। सामने है टैक्सी और ऑटो स्टैंड, और ये सीधा रोड जा रहा है बाहर की ओर, जो मेन रोड पे मिलता है। और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर सिम कार्ड वगैरह की दुकानें दिख जाएंगी। साथ में साथ हैं बहुत सारे ढाबे, इसमें आप कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। नहीं, वैसे नहीं बना रहे। और इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं एक सिम लेने के लिए अपने लिए। देखते हैं क्या रेट लिस्ट है। अभी हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं बाणगंगा की ओर, जहाँ पर ऑटो में उतारेंगे और वहाँ से आगे की ओर चलेंगे। फिलहाल अभी हमसे जो ऑटो ने चार्ज किया है 200 रुपये चार्ज किया है।
आ गया भाई फुवारा चौक का। यहाँ से मिलती है बसें। और ऑटो से उतरते हैं हम वैष्णो देवी माता मंदिर के मुख्य द्वार पे, जहाँ से हम लोग अभी फ्रिस्किंग पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं फ्रिस्किंग पॉइंट पे, जहाँ से सामान वगैरह चेक होता है आपका, और आपको यहाँ से एंट्री अंदर के लिए मिलती है। और यहीं पर ही है आपका बाणगंगा, इसके बाद पहला स्टॉप। तो सुंदर बनाया हुआ है पहाड़ों के बीच में। तो दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल जो हमारी ये यात्रा है लगभग 14 किलोमीटर की रहेगी, जो कि हम लोग 3 चरणों में पूरा करेंगे। जिसमें पहला चरण होगा हमारा फ्रिस्किंग पॉइंट से लेकर अर्धकुंवारी तक, जो लगभग 6 किलोमीटर है। उसके बाद जो अगला हमारा चरण रहेगा अर्धकुंवारी से लेके माता वैष्णो देवी के भवन तक, वो भी लगभग 5.5-6 किलोमीटर के आसपास आता है। और जो तीसरा हमारा चरण रहेगा वो रहेगा माता वैष्णो देवी के भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक। तो बेसिकली भैरव बाबा को ये आशीर्वाद माता ने दिया था या वरदान दिया था कि मेरी यात्रा के बाद लोग तेरी भी यात्रा करने आएंगे, तो उसको हम लोग जरूर करेंगे। और हमने अभी अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अनुराग भाई अभी खा पी के अपना आए हैं। 11:22 पर हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी है। देखिए अब कितना टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में। देखिए जो वृद्ध होते हैं, जो घोड़े पे नहीं जा सकते, उनके लिए पालकी भी है यहाँ पर। घोड़े और पालकी जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली इन लोगों से बात करने के लिए मिल जाते हैं, पर जो अगर आप रिपेयर काउंटर का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ रहता है और ऑथेंटिक रहता है। तो मेरी राय ये रहेगी आप उसी तरीके से यूज़ करें। और यहाँ अनुराग भाई हमारी मदद करते हुए माता रानी का। तो दोस्तों, जो बाणगंगा की कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि माता रानी जब हनुमान जी के साथ भैरव देवता से छिपके त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी, तो बजरंगबली को बहुत तेज प्यास लगती है। उन्होंने माता रानी से बोला, माता रानी मुझे जल की आवश्यकता है। तो माता रानी ने अपने तुनीर से एक तीर निकाल के इस पर्वत पे यहाँ पर चढ़ाया था, जिसकी वजह से यहाँ से जल की धारा बही थी, जिसमें से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। और जिसके बाद माता रानी ने भी अपने बालों को धोया था, इसीलिए इसे बाणगंगा भी कहा जाता है और साथ साथ बाल गंगा भी कहा जाता है। तो इस स्थान पे कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा भी रहता है, तो उस टाइम पे आप यहाँ पर भी नहा सकते हैं, वरना आगे एक घाट बना रखा है, आप वहाँ पर भी नहा सकते हैं। तो अब चलते हैं बाणगंगा से आगे की ओर अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हुए। एक मिनट लो भाई। ये है बाणगंगा के नहाने का घाट, यहाँ पर आप नहा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं चरण पादुका, जहाँ अभी मंदिर पूजा की वजह से थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है। ये हिमकोटी मार्ग जा रहा है और ये हाथीमठ मार्ग है। हाथीमठ से भी आप जा सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है और यहाँ से पड़ता है आपको अर्धकुंवारी। और अगर आप अर्धकुंवारी नहीं जाते हैं तो सीधा आप स्किप करके यहाँ से जा सकते हैं हिमकोटी मार्ग से। अभी हम लोग आपको अर्धकुंवारी भी दिखाना है, इसलिए हम इधर से जाएंगे लंबे वाले मार्ग से थोड़ा। और हाथीमठ मार्ग पे चलते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं इन दृश्य के पास, जो बहुत ही सुंदर है। जब भी मैं आता हूँ वैष्णो देवी मंदिर, तो इस जगह पे आके फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाता हूँ।
क्योंकि जो इसके पीछे के सुंदर नज़ारे हैं वो बहुत ही अविश्वसनीय और बहुत ही सुंदर। और यात्रा में समय आ गया था कुछ सेल्फी लेने का, जो कि इतने प्यारे नज़ारों के साथ तो बनती है। यहाँ पहुँचने के बाद हमारी थकान जैसे ख़त्म सी हो गई थी। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा महसूस हम लोग कर रहे थे। और व्यूज़ जो हैं बहुत ही प्यारे, जो मौसम है बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पर रहता है। यह है डिस्पेंसरी, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी। यह है अर्धकुंवारी भवन। अर्धकुंवारी भवन की ओर हम जा रहे हैं अभी। अनुराग भाई थोड़ा सा आगे चल लें। 2.5 घंटा फोन कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो है वो ये है कि जो अर्धकुंवारी भवन पे हमें पर्ची मिलती है उसमें 1 2 या 3 दिन का भी गैप होता है कि आपको इतना समय लगता है, तो आप लोग इतना समय निकाल के आए कभी भी आए तो। और ये है हमारी गर्भजून गुफा, जहाँ पर माता रानी कहा जाता है कि 9 माह तक रही थी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने के लिए रहता है, उसी प्रकार माँ भी यहाँ पर भैरव से छुप के 9 महीने तक रही थी। और भैरव जी की और हनुमान जी की काफ़ी दिनों तक लड़ाई चलने के बाद जब वो फिर भी ना माने, तो माता रानी ने बाहर आके भैरव देवता का सर अपने त्रिशूल से काटा और माता रानी त्रिकुट पर्वत की और अपनी जो पावन गुफा है वहाँ पर और अब हम जाके जाएंगे वास करने शॉर्टकट लगी। से एकदम 600 मीटर कम करता है, लेकिन 600 मीटर बहुत होते हैं, लगभग आधा किलोमीटर। और एक वापस पुराना सा रास्ता आ गया है, वो ऊपर हाथी मठ वाला था और ये नीचे वाले रास्ते से हम वहाँ पर जाके मिलेंगे। देखिए वो नीचे से जो रास्ता हमने छोड़ा था वो वाला है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं जो सवारियों को लेके जाती हैं। और इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हिमकोटी फ्रिस्किंग पॉइंट पे, जहाँ पर हम लोग के सामान की चेकिंग होती है। और उसके जस्ट आगे हमारी नज़र पड़ती है इस डिस्पेंसरी पे, जो कि हमें बताती है कि यहाँ हर जगह पर मेडिकल फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि बंदर माँ से किसी की फ्रूटी चुरा के पी रहे हैं और अभी भी इनकी शायद भूख नहीं मिटी है, तो अपनी भूख मिटाने के लिए और
और CCD के भी गए हैं, तो आपको बीच में खाने पीने की कोई कमी नहीं रहने वाली। और ये अंतिम की चढ़ाई हमारी बच रही है जिसे हम चढ़ रहे हैं अभी। तो लगभग 11:30 बजे हम लोग निकले थे नीचे से और अभी समय हो रहा है 3:08। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे होने वाले हैं हमको। हम अपने रास्ते में आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तब हमें सुनाई देते हैं ये माता रानी के जयकारे, और इन जयकारों को सुन के हम लोग और जोश शोश में आगे बढ़ने लगे। जय माता दी, 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 जय माता। और इसी के साथ हमें दिखता है हमारे मित्र लूती के पापा का हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को बाय बाय करने के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें सुंदर से मंत्रों के उच्चारण ध्वनि सुनाई देती है, जो हमें माता रानी की भवन की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी और हमारा मन मोह रही थी। हम मंत्रों की धुनों में होके आगे की ओर बढ़े जा रहे थे, तभी हमारी नज़र पड़ती है माता रानी की भवन के पहले दीदार को, जो हमें सामने दिखाई देता है। और माता रानी का दीदार करते हुए हमने इसे जूम करके देखा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साफ दिख पाए, और फिर भी अभी हमें थोड़ा और चलना बाकी था, इसलिए हम चल पड़ते हैं सीधा माता के भवन की ओर, क्योंकि अब हमसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था माता रानी के दर्शन करने। और ये बचा हमारा आखिरी 1 किलोमीटर, और इस पहाड़ के पीछे माता रानी का सुंदर प्यारा भवन, जिसकी तलाश में हम इतना आ चुके हैं। और आखिरी 1 किलोमीटर बड़ा एक्साइटेड होता है, क्योंकि एक नज़र हमें माता के भवन की मिल चुकी है, और बस वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए और जल्दी से जल्दी माता रानी के दर्शन करें। अनुराग भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। माता के नाम का एक जयकारा तो बनता है, बोल साचे दरबार की जय। अनुराग भाई की एनर्जी थोड़ा सा लो है, क्योंकि इनके पसंद की कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली है। फाइनली हम लोग पहुँच गए माता रानी के भवन, जहाँ पर हमने ब्रेड शॉप है जहाँ से प्रसाद लिया। यहाँ पर आपको 50 रुपये का भी प्रसाद मिलेगा, 100 रुपये का भी मिलेगा। 100 रुपये के प्रसाद में नारियल होता है, 50 रुपये का प्रसाद नॉर्मल प्रसाद होता है। इसमें मीठे खील और जो छोटे छोटे दाने होते हैं मीठे वो रहते हैं। और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी आपको मिलते हैं, जिस पर 236 रुपये पर पर्सन का चार्ज है। और साथ ही साथ आपको डोरमेट्री सिस्टम भी मिलते हैं। उसमें क्या होता है 120 रुपये पर पर्सन आपको चार्ज लगता है, और आप वहाँ पर रह सकते हैं। आपको एक बेड मिलता है सोने के लिए। शाम के 5 बजने वाले थे और आरती का समय होने वाला था। इससे पहले की आरती वो हमें जल्दी से जल्दी माता के दर्शन करने थे। हमने माता के दर्शन करे, जो बहुत अच्छे। माता के दर्शन के बाद हमें लग गई भूख और हम लग गए खाने की लाइन पे, जो श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो खाने का ट्रस्ट चलाया जाता है, उसमें आप ये भोजन ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड 45 to 50 रुपीज़ होती है। जैसे अभी हमने लिया है कड़ी चावल और साथ में साथ उसके लिए है राजमा चावल। ये भूख हमें बहुत तेज़ लग रही थी। भैया ने हमसे बोला कि उनके लिए बिस्कुट भी ले ले, तो हमने उनके लिए बिस्कुट भी लिए। उसके बाद हम चल दिए अपने कड़ी चावल और राजमा चावल की तरफ। यहाँ पर मैं खाता हुआ राजमा चावल जो बहुत गर्म और स्वादिष्ट थे, और अनुराग भाई के कड़ी चावल जो कह रहे थे कि वो स्वादिष्ट हैं, बट मैंने नहीं चखे। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद हमने कपड़ों पे हाथ पोंछा और चल दिए भैरव देवता के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास था।
हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर के जस्ट बगल में आपको मिल जाता है एसटीडी बूथ। एसटीडी बूथ यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिम के नेटवर्क यहाँ पर आते नहीं है, और अगर आपने यहाँ की लोकल सिम नहीं ली है तो आपको कॉल करने के लिए घर पे ये एसटीडी बूथ बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये 1 से 2 दिन की यात्रा है। साथ साथ आपको जो हेलीकॉप्टर की टिकट बता देता हूँ मैं, वो लगभग 1830 रुपये की पड़ने वाली है, जो कि आपको एक साइड से दूसरी साइड के लिए पड़ती है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी है वो दिन में ही अवेलेबल है। और ये है रोपवे को जाने का रास्ता जो भैरव बाबा के लिए जाता है। रोपवे आप वहाँ की टिकट भी ले सकते हैं। सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं यहाँ पर? लाइन लगी है, लाइन दर्शन की। लाइन जा रही है भैरव बाबा की ओर। कैमरा की नजर से बच सकते हो, मेरे नजर से नहीं बच सकते। कह रहे काली इधर ही खड़ा। और हमारा अरविंद चिढ़ता। दोस्तों जो ये लंबी लाइन लगी हुई है इसके पीछे रीज़न है कि माता की आरती जो यहाँ पर है 5 बजे के करीब होती है, जिसके बाद दर्शन 1 से 2 घंटे के लिए रोक दिए जाते हैं। इसीलिए हम अपनी यात्रा में बहुत तेज़ी से चल रहे थे और हमने 5 बजे से पहले अपनी जो दर्शन है वो कंप्लीट कर लिए, ताकि हम लोगों को बेफालतू में इस 2-2.5 घंटे की लाइन में नहीं लगना पड़े। इसकी जगह हमने अब वो डिस्टेंस जो है अपना भैरव देवता के लिए कवर करने में यूटिलाइज़ कर लिया। तो कभी भी आप आरती के आसपास जाए तो कोशिश करिए कि आपको आरती के समय से पहले दर्शन हो जाए। और अभी लाइट चली गई है। अनुराग भाई अंधेरे का अनुभव ले रहे हो, कैसा लग रहा है? लाइट जा चुकी है अभी। ये पहली बार हुआ है इतने सालों में कि मैंने देखा है, जो मतलब कि यहाँ पर लाइट गई हो। माता के भवन में है लेकिन आ गई अब लाइट। चलो थोड़ी देर के लिए थी जो भी थी, अब लाइट आ गई है। यह है प्रीपेड काउंटर, यहाँ से आप ऊपर भैरव बाबा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। फाइनली हमें ठंड लगनी थोड़ा शुरू हो गई है क्योंकि रात का समय हो गया है। समय हो रहा है 7:10 और शाम के साथ साथ यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जनवरी स्टार्टिंग और दिसंबर एंड के वीक में। और अब देख रहे हैं हम जा रहे हैं भैरव बाबा की ओर। भैरव बाबा की ओर जाते समय हम लगभग 1 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक, और बाकी अभी आगे जा रहे हैं। देखते हैं ऊपर क्या होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी यात्रा चल रही है। 24 घंटे यात्रा चलती रहती है। अलग अलग तरीके हैं, आप आ सकते हैं। खच्चर चल रहे हैं अभी भी, पालकी भी चलती है, और छोटे बच्चों के लिए भी जो झूले होते हैं उनमें वो लोग ले जाते हैं। आप चाहते हैं आपका लगेज तो लगेज भी उठा के ले जा सकते हैं। और ठंड रेली बहुत ज़्यादा हो गई है। अनुराग भाई थके थोड़े से, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। और अभी जय माता दी कह रहे हैं, और हम इन पर बाबा जी भी बहुत आशीर्वाद बनाने वाले हैं क्योंकि ये बाबा जी की ओर जा रहे हैं। और मान्यता यही है कि माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये उनको वरदान था कि तब तक आपके दर्शन पूरे ना होंगे जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं। जो भी भक्त आएगा मेरे दर्शन करने के लिए, माता ने कहा था, वो आपके भी दर्शन करके जाएगा तो इसकी यात्रा सफल होगी। तो जब भी माता के दर्शन के लिए आएँ तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर से करें, ज़रूर से। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, क्योंकि वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा होता है और व्यू भी बहुत अच्छा है, और दर्शन तो होते ही बहुत सुंदर है वहाँ के। और ये है भैरव बाबा की शॉप, जहाँ पर आप लोग सामान खरीद सकते हो।
प्रसाद वगैरह या धागा हो चाहिए किसी को भैरव बाबा का तो उससे रिलेटेड चीज़ें खरीद सकते हो। थोड़ा सा मंदिर है बस, तो हम वहीं जा रहे हैं। अनुराग भाई आगे थोड़ा जा चुके हैं, मेरे को उनको चेस करना है, तो उन्हें चेस करते हैं थोड़ा सा आगे निकलेंगे कुछ। और अभी हमने प्रसाद तो ले लिया है 60 रुपये, 101 रुपये और 150 रुपये, और साथ में 3 अलग अलग तरीके के। और यहाँ पर एक एंट्री टिकट है रोपवे के लिए, यहाँ से भी मिलती है एंट्री टिकट रोपवे के लिए, यहाँ से भी एंट्री टिकट मिलती है रोपवे के लिए। और नीचे से जो मैंने आपको दिखाया था वैष्णो देवी भवन से, वहाँ से भी रोपवे की टिकट मिलती है। अभी ये रोपवे बंद हो गया है, मोस्टली 5 बजे मैक्सिमम बंद हो जाता है, क्योंकि अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है पूरा। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के प्रांगण में। यहाँ पर बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें माता के जो आरती होती है वो भी दिखाई जाती है, भैरव देवता की आरती होती है वो भी दिखाई जाती है। और जो यहाँ पर नज़ारा है वो भी बहुत सुंदर होता है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पर चलती है, जो मतलब आपके 15 मिनट अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाए तो आपकी बर्फ़ से जमा दे, इतनी ठंडक होती है उस हवा में। तो कभी भी आएँ तो ज़रूर गर्म कपड़े अपने साथ लेके आएँ, वरना आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है। अभी देखिए जैसे माता वैष्णो देवी के आरती के अंदर का सीन दिखाया जा रहा है, माता की जो गुफा है वो दिखाई जा रही है। ये है नीचे का व्यू माता रानी का, और ये है भैरव बाबा का। दोनों के दर्शन आप लोगों को करवा रहे हैं यहाँ से, देखिए। अनुराग भाई कटिहार से। और मेरे पीछे अभी है माता का भवन, देखिए ये है भैरव बाबा की छत से, और पीछे है भैरव बाबा मंदिर। और ये वो एरिया है जहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ये आपका रोपवे का रास्ता है, इधर रोपवे पड़ता है जो डायरेक्ट कनेक्ट है नीचे से। और अब भैरव बाबा की दर्शन करने के बाद हम लोग यहीं से एक रास्ता जाता है सांझी छत के थ्रू पीछे से, हम उसी से निकलेंगे क्योंकि वो शॉर्ट पड़ता है थोड़ा सा, और हमें इस रश वाले एरिया से भी नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ से जो है नीचे को चढ़ाई है बहुत आसान पड़ेगी हमारे लिए। नॉर्मली हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे, या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट इतने में हम कर जाएंगे। अभी माता की आरती खत्म होने के बाद अब भैरव बाबा की आरती यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप दोनों की आरती सुन सको या देख सको, क्योंकि या तो आप लोग बहुत धीरे चलते हो तो छूट जाती है, तो आप बहुत लोग लेट आओगे तो भी ऐसा होता है। तो हमें तो दोनों बहुत अच्छा मिल जाए। अभी हमने नीचे माता की आरती की, उसके बाद हम यहाँ पर भैरव देवता की आरती चल रही है। इसकी वजह से अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सारे लोग बाहर ही खड़े थे, आपके पीछे बहुत भीड़ है। तो ये आरती खत्म हो जाएगी भैरव बाबा की, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। और वहाँ गुफा की आरती हो रही है, और वैष्णो देवी की हो गई, अब गुफा की करनी है। तू उधर देख रहा है क्या? मैं उधर देख रहा हूँ, उधर तो देख लिया है, मैं उधर कर रहा हूँ भैरव बाबा की आरती का। वो वैष्णो देवी की कर रहे हैं हम, वहाँ से ऊपर से वहाँ की। और अब हम चल गए हैं भैरव बाबा की लाइन पे। ये है भैरव बाबा जी जिसके अभी हमने दर्शन किए हैं, भैरव बाबा मंदिर जी के। और भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के बाद
आप लोगों को यहाँ पर आना है और ये विभूति है भैरव बाबा की, इसे आप ले सकते हैं। ये भैरव बाबा की विभूति होती है, उसको आप ले लीजिए। यहाँ से आप भैरव बाबा से नीचे जाने के घोड़े ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, वरना पैदल भी आप इस रास्ते को कर सकते हैं। इतना हार्ड नहीं है, इजी है, थोड़ा उतराई है यहाँ पर बस, इसलिए उतराई में क्या होता है, थोड़ा आप नॉर्मली आराम से उतर सकते हैं। थोड़ा बहुत चढ़ाई है, फिर उतराई आ जाती है बहुत सारी। चलते हैं भैरव बाबा से नीचे की ओर। आज हमने बहुत एंजॉय किया। नो एंट्री नो फोटो लिखा है ना, वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मना किया। और यहाँ पर इसी के साथ हम पहुँच गए सांझी छत पे। देखिए, और ये जो रास्ता है भैरव घाटी के लिए जा रहा है, और ये जो रास्ता है ये हेलीपैड के लिए और भवन के रास्ते के लिए जा रहा है। अमूल सीसीडी दोनों की शॉप्स हैं यहाँ पर। और ये रास्ता जा रहा है नीचे को। और सांझी छत पहुंच के हम खाते हैं फेमस देसी घी का हलवा और चने का प्रसाद, जो बहुत ही मज़ेदार था। मैंने, अनुराग भाई ने इसे बहुत एंजॉय किया। हम लोगों को खाली जगह भी मिल गई थी बैठने की, तो हम बैठते हैं और अपना प्रसाद एंजॉय करते हैं। आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि अगले दिन हमारी ट्रेन शाम के 7 बजे की थी, इसीलिए हम अर्धकुंवारी में ही रुके उस दिन। अपनी रात हमने वहीं बिताई और सुबह हम लोग उठ के चल दिए नीचे की ओर। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे हमें मिलते हुए, जो बाढ़ गंगा से आते हुए जो नदी से पूछते हैं। और नीचे उतरते ही हमने फिशिंग पॉइंट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर अपने टैग जमा करे, जो ये वॉलंटियर्स हमसे टैग जमा कर रहे थे। और फिर हम चल दिए नीचे की ओर, जो एकदम एग्जिट था। अब और यहाँ से अब हम आ गए हैं कटरा बस स्टैंड के पास। ये है फुवारा चौक हमारा, जो बहुत ही फेमस है यहाँ का। यहाँ से हम लोग अपनी बस की जो टिकट है वो लेंगे जम्मू तक की, क्योंकि जम्मू से हमारी ट्रेन थी, तो इसलिए हम लोग अभी जम्मू के लिए निकलेंगे यहाँ से बस पकड़ के। बठिंडा बेजलसी जोधपुर की जाने वाली गड्डी 1922 जोधपुर जंक्शन जम्मू तवी बठिंडा एक्सप्रेस अपनी से समय रात्रि 9। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, जो कि अभी आने वाली है 7:05 पे, जो यहाँ से सीधा सराय रोहिल्ला जाएगी और सुबह 4 बजे करीब हमें सराय रोहिल्ला पहुँचाएगी। तो अभी देखते हैं उसका, अभी तो वैसे टाइम पे है ट्रेन, देखते हैं कितनी देर में आती है। ਇਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਾਂ ਬਣ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਪੈਰ। और यहाँ पर बैठ गए हम अपनी ट्रेन में। अब अनुराग भाई फिर से एक बार, चेहरे पे खुशी, क्योंकि अब ये सोएंगे बड़े आराम से। और अभी 10 मिनट का होल्ड लेके चलेगी। क्योंकि अनुराग भाई पठानकोट के रहने वाले हैं, तो बेसिकली इनकी जो फैमिली है वो पठानकोट में है। और इतनी थकान के बाद जो हम 2 दिन से मिस कर रहे थे वो था घर का खाना, जो अनुराग भाई की मम्मी ने हमें ला के दिया। और इस फ्रूटफुल यात्रा के बाद हमें स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है और हम पहुंच जाते हैं घर के लिए मेट्रो स्टेशन।
तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।